हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग। विक्ट्री बैच में आप सभी प्यारे प्यारे लाल बाल गोपाल का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई, कैसी चल रही है सभी की दुनिया। क्या बात है। कह रहे हैं सर फिजिक्स में 100% एक्यूरेसी है। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अंदाज मेरा सबसे जुदा, मैं बादशाहों का बादशाह। फिजिक्स पढ़ाना, क्वेश्चंस कराना, बस यही मेरा कसूर। फिजिक्स से कभी डरता नहीं। क्या बात है, क्या हालचाल है। 100% इन फिजिक्स। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई हो भाई जिन बच्चों का एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ है, और आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका टेस्ट और एग्जाम बहुत ही बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं आप सभी लोग। जिनका एग्जाम कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं भी हुआ है तो यार कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पहला टेस्ट आपने दिया है ना। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, रिवीजन बाकी है, बहुत सारी चीजें हैं। आखिरी तक टॉप ना करा दिया तो मेरा नाम पांडे जी नहीं। गारंटी है, गारंटी है। टॉप ना करा दिया तो मेरा नाम पांडे जी नहीं। हाँ, कैसे हैं आप सभी लोग। फटाफट बता दो यार, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बहुत तगड़े आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयां। जिनके मार्क्स थोड़े कम भी आए हैं उनको भी बहुत सारी, ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि उनके पास अभी स्कोप है और ज्यादा मेहनत का। और जिनके मार्क्स ठीक ठाक आ गए हैं उनको अपनी उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है ना। एक बार जरा चैट बॉक्स में आग लगा दीजिए सभी लोग फटाफट। तो अपने आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। चैट बॉक्स में एक बार तो आग लगती है, आग बनती है लल्लन टॉप। क्या बात है। लव यू बेटा, लव यू। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मन मस्त मगन। वेरी नाइस। ओहो, कह रहे हो सर जी डुग्गू लाल को तो लाओ। ओहो ठीक है भैया, डुग्गू लाल साहब हैं, देखो देखो, डुग्गू लाल साहब हैं आपके लिए। हाँ, डुग्गू लाल साहब अब मेरे स्टूडियो का एक पार्ट बन गए हैं। हाँ, डुग्गू लाल साहब समझ लो मेरे स्टूडियो का एक पार्ट बन गए हैं। और डुग्गू लाल साहब हमेशा इस क्लास का वेट करते हैं, और हमेशा, हाँ, अपनी डुग्गी देवी के साथ। हाँ, वो भी है, यस यस, डुग्गी देवी भी है, ये देखिए, ये भी है, डुग्गी देवी भी है। और ये दोनों लोग एकदम जो है इस स्टूडियो में वेट क्या करते हैं कि सर कब आएगी आपकी वो वाली क्लास जिसमें विक्ट्री वाले बच्चों से मुलाकात होगी, है ना। तो ये दोनों ही लोग हैं। हाँ। यस यस यस। कह रहे सर जी स्टूडियो टूर करा दो। अच्छा, टूर करना है, ऐसा है। चलो अच्छा, मैं दिखाता हूं तुम्हें। अब तुम कह ही रहे हो तो तुम्हारी बात मैं कहां मना करता हूं कभी, बताओ। तुम्हारी बात मैं कहां मना करता हूं, कभी करता हूं, नहीं करता ना। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूं, स्टूडियो टूर करा देता हूं, है ना। देखो देखो, इधर आओ भैया, वहां कहां जा रहे हो। आ, ये देखिए आप लोग, ये देखिए, हाँ, देख रहे हैं आपको। ये देखिए, टुग्गू लाल साहब हैं, और साथ में ये देखिए देवी जी भी हैं, ये देवी जी भी हैं। यहां पर आप लोग के लिए देखो और भी बहुत सारे मेहमान लोग हैं, ये देखिए। हाँ, ये सब मेरे भांजे साहब जी जो है ना, वो सब जो है ये सब यहाँ पे इकट्ठा करते हैं लाके। ये देखो, दिख रहा है ना, दिख रहा है। हाँ, ये लोग भी हैं। हाँ, सब है यहाँ पर, सब लोग हैं, राइट, सब लोग हैं। हाँ, बताओ। आप लोगों की क्लास का केवल वेट करते हैं ये लोग, सिर्फ क्लास का वेट करते हैं ये लोग, है ना। यस।
चलिए भाई, कह रहा मास्टर जी कहाँ, मास्टर जी भी है भैया, मास्टर जी भी हैं, योगेंद्र साहब, हाँ हाँ ये भी है, ये कहाँ जाएंगे, मास्टर जी हैं, यस यस यस, ये देखिए, ये देखिए, हाँ ये भी है, ये भी है, सब है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यस, हाँ सब है भाई, सब विक्ट्री बैच का ही इंतजार करते हैं, यस, है ना। हाँ जी, नहीं भांजे साहब चले गए अब अपने घर, अपने घर भांजे साहब चले गए, लेकिन हमने कहा भाई ये डुग्गू लाल को रख जाओ, बाकी तुम सब ले जाओ, हाँ, है ना। चलिए जी, सो हम लोग अपने आज के इस अमेजिंग सी क्लास का स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें यार आज पढ़नी है अपन को, है ना। सबसे पहले सर क्या करेंगे, हर क्लास की तरह रिवीजन करेंगे पिछली क्लास का, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, रिवीजन में क्या पढ़ना है ना। सर सेटअप टूर करा तो दिया भाई, सेटअप टूर और कितना टूर लोगे तुम। देखो पीडब्ल्यू में पढ़ाई होती है, टूर वूर तो बाद की बात है। हाँ, प्रथमेश कह रहे हैं सर आज मुझे कॉल करना, बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, तुम दिख रहे हो तो अभी कर दें। दिख गए, लो शर्मा जी दिख गए, चलो शर्मा जी फोन उठाओ, जल्दी से उठाओ फटाफट, हाँ फटाफट उठाओ, फटाफट उठाओ। फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन से, जब तक तुम फोन उठाओ तब तक मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो मैंने आप लोगों को बेटा एनर्जी के बारे में पढ़ाया था, एनर्जी में भी सबसे पहले मैंने आपको मैकेनिकल एनर्जी पढ़ाई थी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब यार जनरली किसी भी मशीन की जो एनर्जी है ना, या काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में दो तरह की एनर्जी आ जाती है, दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सर काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से होती है, और बेटा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर मैं लिख दूं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी है, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाफ mv² इसका फॉर्मूला है, इसका यूनिट जूल होता है, इसका यूनिट अर्ग भी हो सकता है। प्रथमेश साहब यार आपके पास फोन ही नहीं कनेक्ट हो पा रहा, बताओ मैं क्या करूं, है क्या करूं। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है ना। और उसके बाद अगली जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर यानी कि उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से या उसके पोजीशन की वजह से होती है। तो एनर्जी possessed बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज दिस पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर पोटेंशियल एनर्जी में ये कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। बेटा कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है किसी भी चीज को हम लोगों ने कैसे अरेंज कर रखा है, अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग दैट इज नोन एज इट्स स्ट्रक्चर कह लो, है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन कह लो, अरेंजमेंट कह लो, एक ही बात है ना। ऑब्जेक्ट को कैसे हमने, सिस्टम को कैसे हमने बनाया है। अच्छा वीडियो कॉल करेंगे, करेंगे, हाँ करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर बेटा मैं आपको बताऊं तो पोटेंशियल एनर्जी का बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है mgh के बराबर, जहां पे m ऑब्जेक्ट का मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। अब मुद्दा ये है कि सर हाइट कहां से, तो बेटा ये मान लो ग्राउंड है, ये मान लो ग्राउंड है, और यहां कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की ये जो हाइट है ये हाइट h होती है, इस ऑब्जेक्ट की ये जो हाइट है वो h है। तो जनरली हम लोग हाइट कहां से मेजर करते हैं, ग्राउंड से मेजर करते हैं। जनरली हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से ही हाइट को मेजर किया जाता है, राइट है। अरे भाई फटाफट बता दो यार,
अच्छा, प्रथमेश उठा नहीं पाए। अच्छा, कोई बात नहीं भैया प्रथमेश। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन की वजह से एनर्जी है बेटा, तो mgh के बराबर होगी। और अगर मैं आपको बताऊं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्प्रिंग में होती है ना, तो इसको मैं स्प्रिंग एनर्जी कह सकता हूं, या फिर मैं इसको नाम दे सकता हूं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी भी खिंची हुई या दबी हुई स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है वो बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, जहां पर के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स जो है वो इलोंगेशन और कंप्रेशन है कि भाई स्प्रिंग कितना खिंचा है या स्प्रिंग जो है वो कितना दबा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी को बेटा कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो ये बात ध्यान रखना। के क्या है मैं लिख दे रहा हूं, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, हर एक स्प्रिंग का ये कांस्टेंट होता है। इसी को स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी कहा जाता है, यानी हार्डनेस ऑफ स्प्रिंग भी कहा जाता है। और जो एक्स है, इस एक्स का मतलब होता है इलोंगेशन और कंप्रेशन, इलोंगेशन और कंप्रेशन, राइट। स्प्रिंग कितना खिंच गई है या कितना दब गई है वो एक्स के बराबर होता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है सर, मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। सर ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, तो आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डेप्थ में वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं है। लेकिन आपकी सिलेबस के हिसाब से यह कहा जाता है कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगाया है और वो ऑब्जेक्ट कुछ वर्क कर रहा है, सो दैट वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। लेकिन जब आप लोग क्लास 11th में पहुंचेंगे तब आप इसी को थोड़ा और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, और वहां पर आपको बताया जाएगा कि भाई वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। बेटा फोर्स के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 11th में आप पढ़ेंगे, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा और भी कैटेगरी होती है यार फोर्सेस की, लेकिन मैं अभी ज्यादा आपको बता नहीं पा रहा हूं, है ना। इंटरनल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और रियल फोर्स, स्यूडो फोर्स, यस। तो ये भी फोर्सेस की कई सारी कैटेगरी है। तो हर तरह के फोर्स की वजह से किया हुआ जो वर्क है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, राइट। तो फिलहाल आप लोगों के लिए सिंपल है, जो भी फोर्स दिया होगा उसकी वजह से जो भी वर्क हुआ होगा दैट वर्क शुड बी इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। इस पर बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चन भी करने वाले हैं, राइट। तो भाई इतना कितने बच्चों को समझ में आ गया है, फटाफट जरा मेरे को एक बार वोट करके बता दो। इतनी चीज कितने बच्चों को एकदम 100% क्लियर है, फटाफट बता दीजिए। हाँ, सनिधि चंद्रा ने कहा वर्चुअल फोर्स, यस बिल्कुल सही है। आलोक कह रहे हैं सर डुग्गू और डुग्गी देवी की शादी कब है? अरे यार अभी तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अभी कहां शादी। देखो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं उनकी शादी नहीं हो पाती है ना वो कड़वा सच है, यस। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से शादी नहीं हो पाती, शादी तो किसी और की गर्लफ्रेंड से होती है ना। हाँ ना ना, ये सब नहीं, गंदी बात, नो नो। कितने बच्चों को बोलो फटाफट बता दो, क्या ये बात समझ में आ गई? देखे भैया क्या बात है, 90% से ज्यादा बच्चों को समझ में आ गया। जो 10% है, 9% है, जरा सुन लो मेरी बात। एनर्जी सिंपल है यार, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है हाफ mv स्क्वायर के बराबर, m ऑब्जेक्ट का मास है, v उसकी स्पीड है, स्केलर क्वांटिटी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है काइनेटिक एनर्जी। जबकि पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन है या फिर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस में ये फॉर्मूला नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी दोनों एनर्जीज के सम के बराबर होता है। और वर्क एनर्जी थ्योरम बड़ा सिंपल है कि वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेज इज इक्वल टू नेट चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट है।
कुणाल कह रहे हैं सर ड्रैग फोर्स क्या होता है? कुणाल भाई पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं। ड्रैग फोर्स जो होता है बेटा वो एयर में फ्रिक्शन को बोलते हैं। ड्रैग फोर्स आप समझ लो एयर फ्रिक्शन। एयर में भी तो फ्रिक्शन होता है ना, एयर में भी तो फ्रिक्शन होता है। उस एयर के फ्रिक्शन वाले फोर्स को ही ड्रैग फोर्स कहा जाता है। ऐसे ही बेटा लिक्विड में भी होता है, उसको विस्कस फोर्स कहा जाता है। लिक्विड का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो समझ लो उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स, दैट इज लिक्विड फ्रिक्शन। लिक्विड की जो लेयर्स होती हैं उन लेयर्स के बीच में भी फ्रिक्शन का फोर्स होता है, उसको विस्कस फोर्स कहा जाता है। बाकी फ्रिक्शन सॉलिड के लिए तो फ्रिक्शन टर्म ही यूज होता है। चलो जी, अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन करो, आपको थोड़ा और फील आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम का, राइट है? हाँ, तो भैया वीडियो कॉल करेंगे यार, पहले पढ़ लो फिर वीडियो कॉल करेंगे। A bullet of mass 5 gram travels with a speed of 500 मीटर पर सेकेंड। बेटा एक बुलेट है जिसका मास हमें पता है 5 ग्राम है, उसकी स्पीड भी हमें पता है 500 मीटर पर सेकेंड है। इफ इट पेनिट्रेट्स अ फिक्स्ड टारगेट विच ऑफर्स अ कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, यानी कि वो किसी एक टारगेट पर उसको वो पेनिट्रेट कर रही है टारगेट को, और फोर्स जो है वो 1000 न्यूटन के बराबर है। फिर कह रहे हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट बता दो। भैया बुलेट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए। तो भाई साहब काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू अगर चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा हाफ mv² के बराबर है, राइट? तो हाफ ऑब्जेक्ट का मास देखो कितना है, 5 ग्राम के बराबर। तो 1000 से बेटा जब डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा किलोग्राम में आएगा, और स्पीड है 500 के बराबर, तो 500 स्पीड है, सीधे सीधे होल स्क्वायर कर देंगे, राइट? तो ये तुम्हारा वैल्यू कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 5 डिवाइडेड बाई ये दोनों मिलके कितना बन जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 2 0 4 0 हो जाएगा। 3 0 भैया हम उड़ा देंगे फटाफट, और 250 इंटू 5/2, तो करो मल्टीप्लाई जरा। 250 इंटू 5 1250/2, 625 आ जाएगा बेटा। 625 जूल के बराबर इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। सबसे पहला क्वेश्चन यही था ना कि भाई इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो हमने बता दिया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर थी, जो कि 625 जूल है। सेकंड पार्ट में आओ। सेकंड पार्ट में कह रहा है डिस्टेंस थ्रू विच द बुलेट हैज पेनिट्रेटेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि अगर एक बुलेट है किसी चीज में धंसते हुए चली जा रही है बुलेट, तो हमसे यह कह रहा है कि रुकने से पहले बुलेट आखिर कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगी, है ना? तो बेटा यहां पर आ जाओ, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि भाई जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है? वर्क जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के भी बराबर होता है। तो बेटा फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, डिस्प्लेसमेंट को डी मान लेते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी होगी? अगर वो बुलेट रुक गई है तो फाइनल एनर्जी 0 के ही बराबर रही होगी, माइनस, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है 625 के बराबर, 625 के बराबर। तो बेटा क्वेश्चन में हमसे साफ साफ कह रहा है इफ इट पेनिट्रेट्स अ फिक्स्ड टारगेट विच ऑफर्स अ कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। अगर ये एक रेजिस्टिव फोर्स है तो ऑब्वियस है ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो बेटा फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, -1000, है ना? फोर्स की वैल्यू इनटू डिस्प्लेसमेंट इज -625। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बोलो कितनी आ गई, 625 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि 0.625 मीटर के बराबर, 0.625 मीटर के बराबर। इतना ये चलने वाला है। सेंटीमीटर में अगर मैं इसको लिख दूं तो सेंटीमीटर में बोलो यही डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 62.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो बुलेट है, ये बुलेट 625 जूल की एनर्जी से जा रही थी और ये 62.5 मीटर अंदर तक पेनिट्रेट करती रहेगी और उसके बाद ये बुलेट रुक जाएगी, राइट? अब थर्ड पार्ट पढ़ो, स्पीड विद विच बुलेट इमर्जेस आउट ऑफ द टारगेट इफ द टारगेट इज ऑफ थिकनेस 0.5 मीटर। कह रहे हैं कि अगर टारगेट केवल 0.5 मीटर का है, यानी कि टारगेट अगर केवल 50 सेंटीमीटर का है, तब बुलेट कितनी स्पीड से निकलेगी। देखो अभी बुलेट का जो सीन है वो ये है कि अगर ये बुलेट है और ये हमारा टारगेट है, टारगेट की लेंथ अगर 62.5 सेंटीमीटर है,
तो टारगेट में एकदम ये होल करता 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 बुलेट एकदम आखिरी तक आएगा और यहां पर आकर के रुकेगा एकदम लास्ट में। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भैया सेम बुलेट है, वही वाला बुलेट है, लेकिन टारगेट जो है मैं उसकी लेंथ को कर दे रहा हूं 50 सेंटीमीटर। अगर टारगेट की लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो फटाफट सब लोग बता दो, क्या ये बुलेट इसको छेद करके निकल जाएगी बाहर? छेद करके बेटा बाहर निकल जाएगी। और जब ये बाहर निकलेगी तो कुछ ना कुछ स्पीड भी रही होगी। फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। सौम्या कह रही सर ये रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है? सौम्या बेटा, जब ये बुलेट अंदर जा रही होगी तो कोई ना कोई फोर्स भी तो होगा जो इसको अपोज कर रहा होगा। उसी अपोजिंग फोर्स को रेजिस्टिव फोर्स कहा जाता है, उसी को रेजिस्टिव फोर्स कहा जाता है। फटाफट बता दो यार, समझ आ रहा है ना? क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी नाइस। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, यानी कि थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कि अगर 50 सेंटीमीटर वाले उस ऑब्जेक्ट से पास कराया जाएगा तो कितनी स्पीड से बाहर निकलेगा। अब एक चीज जरा आप सोचो, एक चीज सोचो, इसकी इनिशियल एनर्जी जो है वो कितनी है? 625 जूल के बराबर, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो 625 जूल के बराबर है ना? और कुछ ना कुछ वर्क वो कर देगा इस 50 सेंटीमीटर में। तो मैं यहां लिख रहा हूं वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स। उस रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ ये वर्क कर देगा और उस वर्क की वैल्यू यार आ जाएगी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो भैया फोर्स की वैल्यू कितनी है? 1000। और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात बताऊं तो इस बार 50 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.5 मीटर। और क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है तो मैं इसको फिर से माइनस लिख सकता हूं। तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा? माइनस का 500 जूल के बराबर वर्क हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस चलने में इसने कितनी एनर्जी या कितना वर्क अपना वेस्ट कर लिया है? 500 जूल्स के बराबर। तो क्या आप मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं बेटा? टोटल इनिशियल एनर्जी थी उसके पास 625 जूल के बराबर, कितना वर्क उसने कर दिया है? 500 जूल के बराबर। तो बेटा रिमेनिंग एनर्जी कितनी बची है ये मेरे को बता दो, ये मुझे आप बता दो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल आप मेरे को बता दो, बस फाइनल काइनेटिक एनर्जी बता दो कितना आएगा। 625 जूल की इनिशियली एनर्जी थी, है ना? उसी एनर्जी से उसने वर्क किया होगा, उसी से उसने वर्क किया होगा और बची हुई एनर्जी फाइनल एनर्जी हो जाएगी, है ना? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या वो 625 माइनस 500 के बराबर रही होगी? यानी कि 125 जूल्स के बराबर रही होगी फाइनल। क्या बात है, 125 जूल, वेरी नाइस। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर लिखनी है तो बस उसको हाफ एम वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 125 के बराबर लिखो। 1/2 मास कितना था भैया? 5 ग्राम, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 125 के बराबर। तो वी डैश स्क्वायर आप लिखेंगे 125, ठीक है। इवन इसको भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, इस 5 को इससे कैंसिल करेंगे 25 आएगा, और 2000 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बिकम 25 मल्टीप्लाइड बाई 2000। ये तुम्हारा बन जाएगा 50 और 3 जीरो और। तो v डैश स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 50,000 आई, तो ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 50,000, अंडर रूट के अंदर 50,000। मैं क्या करूंगा, 50,000 का अंडर रूट निकालूंगा तो फाइनल स्पीड बेटा आ जाएगी 223.6 223.6 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से वो बाहर निकल रहा होगा। 223 मीटर पर सेकेंड, 223.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो बाहर निकल रहा होगा। गगन ने बिल्कुल सही जवाब दिया, क्या बात है, समझ आ रहा है क्या? अच्छा, चैट्स को डिसेबल कर दें ऐसा?
चलो कोई नहीं, मैं चैट को बंद कर देता हूं, चैट को बंद कर देता हूं, वेरी नाइस। लेकिन आप लोग मेरे को एक बार वोट करके बता दो कितने बच्चों को समझ में आ गया, फटाफट बता दो। मैं फिर से समझाता हूं, जिनको नहीं आया वो लोग सुने। सबसे पहले पार्ट में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा था जो कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर थी। हाफ एम वी स्क्वायर हमने लगाया 625 जूल के बराबर निकल कर आ गया। सेकेंड पार्ट में बेटा हमसे ये कह रहा था कि आप मेरे को ये बताओ डिस्टेंस थ्रू विच द डिस्टेंस हैज पेनिट्रेटेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले उसने कितना पेनिट्रेट कर दिया है बुलेट ने। तो भैया हमने क्या लगाया, वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स था 1000, डिस्प्लेसमेंट डी के बराबर, और टोटल एनर्जी 625 थी। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकल करके आ गई है 62.5 सेंटीमीटर के बराबर, यानी रेस्ट में आने से पहले वो 62.5 सेंटीमीटर चलने वाला है। फिर हमने यहां पर देखा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 625 जूल है, वर्क उसने कर दिया -500 जूल का, तो ये 625 जूल से ही ये वाला वर्क हुआ होगा। तो रिमेनिंग एनर्जी कितनी बच गई यार, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बच गई, 125 जूल के बराबर, है ना। तो 125 जूल रिमेनिंग हो गया, और वो हाफ एम वी डैश स्क्वायर के बराबर है। तो हाफ एम वी डैश स्क्वायर जैसे हमने रखा, वैल्यूज रखी, 223.6 मीटर पर सेकेंड निकल कर आ गया है। आइए देखते हैं कितने बच्चों को पूरी पूरी बात समझ में आ गई। 70%। ओ हो। बाकी लोगों को क्या डाउट है यार, इसमें क्या डाउट है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, कह रहे हैं सर व्हाट इज वी डैश। भव्या ने पूछा सर वी डैश के, बेटा वी डैश फाइनल वेलोसिटी है। जैसे इनिशियल वेलोसिटी मैंने हाफ एम वी स्क्वायर लिखा था, वैसे ही फाइनल भी तो कुछ ना कुछ होगी, फाइनल होगी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी को, फाइनल स्पीड को मैंने वी डैश लिख दिया, ठीक है। न्यूमेरिकल का सी पार्ट हर्ष कह रहे हैं सर लास्ट क्वेश्चन कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, ठीक है। अभय कह रहे हैं बुलेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है क्या। बेटा ये हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं अभय, ठीक है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बुलेट का, उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, उसकी बात हम लोग नहीं करते, ठीक है। कह रहे हैं सर वाइल सॉल्विंग काइनेटिक एनर्जी व्हाई आर यू डिवाइडिंग मास बाई 1000। बेटा मास जो है वो 5 ग्राम है, अगर 5 ग्राम है तो इस ग्राम को किलोग्राम में तो बदलना ही पड़ेगा ना। तो मैं इस 5 में 1000 का जब डिवाइड करता हूं तो वो 5/1000 किलोग्राम बन जाता है, एसआई यूनिट में लाने की वजह से, राइट। लास्ट पार्ट अभी मैं फिर से बताऊंगा। सर इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन बुलेट एंड टारगेट देन वेयर विल बी द बुलेट इन टारगेट। हाँ वो चेंज हो जाएगा, अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो चेंज हो जाएगा। सर वाई इट इज निगेटिव है, इन्होंने पूछा कि सर ये निगेटिव क्यों है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसके शायद निगेटिव होने की बात कर रहे हैं। देखो ये तो फाइनल माइनस इनिशियल है, यहां पे निगेटिव लगा था बेटा क्योंकि फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है। एक्चुअली तुम लोग इस वाले फॉर्मूले के बेसिस पे करते हो, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया। अदरवाइज हम लोग सिंपली ये बात बोलते कि यार अगर इसके पास 625 जूल की एनर्जी है, इसी एनर्जी से तो वो वर्क करेगा। देखो वर्क क्या है या एनर्जी क्या है, अगर आप इस चीज को समझो तो एनर्जी क्या है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जितनी एनर्जी मेरे पास है मैं उसी एनर्जी से वर्क कर पाऊंगा। अगर मेरे पास इनिशियली 625 जूल की एनर्जी है तो मैं जो वर्क करूंगा वो भी 625 जूल के ही बराबर होगा। तो हमें सीधे सीधे लिखना चाहिए था 625 इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क कितना है 1000 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस डी, तो डी की वैल्यू हमने निकाल दी। तो चाहे ऐसे समझ लो चाहे इस फॉर्मूले के हिसाब से लगाओ तो भी सही है। अब यहां पर बात आई सर निगेटिव क्यों है, तो इसका भी फंडा भाई एकदम सिंपल वाला है यार, सिंपल सा फंडा है कि भैया क्योंकि ये फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है। रेजिस्टिव फोर्स मतलब जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बुलेट जा रही इधर तो ये फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से यहां पर माइनस का साइन आया है। तो ऐसे में अगर ये निगेटिव होगा तो बेटा फिर से वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव वर्क डन ये शो कर रहा है कि भैया बुलेट की एनर्जी का लॉस हो रहा है। अगर वर्क पॉजिटिव होता मतलब बुलेट की एनर्जी बढ़ जाती, लेकिन आपको भी पता है कि अगर वो बुलेट किसी चीज को पेनिट्रेट करती हुई जा रही है तो बुलेट वर्क कर रही है, और जब कोई ऑब्जेक्ट खुद वर्क करता है तो उसकी एनर्जी डाउन होती है। जैसे अगर मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, वर्क कर रहा हूं लगातार, तो मेरी एनर्जी लगातार क्या होगी, डाउन होती जाएगी, राइट। हालांकि मैं उस एनर्जी को मेंटेन रखता हूं, क्यों मेंटेन रखता हूं आपको पता ही है, बट फिर भी अगर कोई इंसान वर्क कर रहा है कंटिन्यूअसली तो उसकी एनर्जी डाउन होगी, ठीक है। वही सेम काम यहां पर भी है यार। 625 जूल की टोटल इनिशियल एनर्जी थी, अगर उसने 500 जूल का वर्क कर दिया तो बेटा रिमेनिंग एनर्जी बता दो कितनी बची होगी। ऑब्वियस है ना, 625 माइनस 500 तो 125 जूल के बराबर उसकी रिमेनिंंग एनर्जी बची होगी, राइट। वही रिमेनिंग एनर्जी क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डैश स्क्वायर होता है, तो फाइनल वेलोसिटी। अभी बात समझ में आ रही है क्या फाइनल वेलोसिटी की, बताओ।
अभी बात समझ में आ रही है क्या? फटाफट बता दो चैट बॉक्स में, एक बार सब लोग हार्ट स्पैम कर दो। क्या अभी बात समझ में आ रही है? फटाफट बता दो। अभी बात क्या बेटा? अरे ये कह रहे सर बुलेट क्या होता? बुलेट यार किसी भी क्या बोलते हैं, राइफल, उसके अंदर जो होता है यार बुलेट, नहीं समझ रहे? गोली, गोली। हाँ, कालीन भैया जो कट्टा लेके चलते हैं, कट्टा, उस कट्टे के अंदर से जो बाहर निकलता है वही बुलेट है सर। पेनिट्रेट्स मींस, पेनिट्रेट का मतलब किसी चीज पर होल करते हुए निकल जाना, तो उसको छेद करते हुए निकल जाना वो बोलते हैं पेनिट्रेट करना, होल करते हुए निकल जाना। सर कहां कहां पर रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा? इट्स सो कंफ्यूजिंग। अरे इट इज नॉट कंफ्यूजिंग कृतिका बेटा। रेजिस्टिव फोर्स वहां लगता है, मान लो तुम आगे जाने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें खींच रहा हूं, तो दिस इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टिव फोर्स जो तुम्हें आगे नहीं जाने दे रहा। ऐसे ही जब बुलेट आगे जाएगा, एक चीज सोचो, एक चीज सोचो, ये मान लो, ये मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, मैं यहां से एक बुलेट लेकर के आया और मैं इस बुलेट में, मतलब एक गन से मैं इस पे एक बुलेट फायर कर रहा हूं। अगर मैं बुलेट फायर करूंगा तो ये बोतल क्या कहेगी? ये बोतल क्या सोचेगी? चलो बोतल क्या सोचेगी, सोचो। अगर इधर से एक बुलेट आ रही है तो ये बोतल क्या कहेगी? आओ हमें छेद करके पार करके चले जाओ। ये बुलेट यही कहेगी, ये बोतल यही कहेगी। यार बोतल ऑलवेज खुद को बचाने की कोशिश करेगी, ये हमेशा कोशिश करेगी कि हम उस बुलेट को रोक दें। नहीं रोक पाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश तो करेगी, है ना? कोशिश तो करेगी। बोलो यार, वही कोशिश यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। मनीष कह रहे सर सॉल्व करते समय सारी वैल्यूज को एसआई यूनिट में करना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, सेम यूनिट में ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सर वाई हैव यू टेकन रेजिस्टिव फोर्स एज -1000 न्यूटन? अली फजल साहब, बेटा अगर मान लो बुलेट आगे की तरफ जा रही है और फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, इस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिव फोर्स। इस वजह से मैंने नेगेटिव लिया, अपोजिट डायरेक्शन में है ना बेटा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव लिया। सर कैन पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव? हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है। विवेक कह रहे सर क्या पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकता है? बिल्कुल निगेटिव हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट किसी गड्ढे में रखा हो, रेफरेंस लेवल से गड्ढे में रखा हो, तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। चलो वन मोर टाइम, एक बार पोल पे सब लोग बता दो क्या आपको समझ में आया। अब ये थर्ड वाला पार्ट बता दो, क्या अब समझ में आया थर्ड वाला पार्ट? बेटा फटाफट सब लोग बता दो। इसके बाद का अगला पार्ट है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। कह रहे बॉल ऑफ मास 10 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर की हाइट से एक बॉल को गिराया गया, इट रीबाउंड्स फ्रॉम ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर। रीबाउंड का मतलब बॉल जो है वो जमीन से टकराकर वापस आती है। 5 मीटर से मैंने गिराया था, 5 मीटर नीचे बॉल आई है, टकराकर वापस 4 मीटर तक ऊपर आई है, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल, बॉल की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh के बराबर होता है। मास था 10 ग्राम, तो हम 1000 का डिवाइड करेंगे। जी की वैल्यू क्वेश्चन में 9.8 दे रहा है तो हम 9.8 लेंगे। और हाइट कितने से गिराया गया था? 5 से गिराया गया था, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल होगा, दिस विल बिकम 49 और 49 बाई 100 तो 0.49 जूल के बराबर है। ये इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। 83% बच्चों को आया है। चलो अभी थोड़ी देर के बाद उसी क्वेश्चन को मैं फिर से बताऊंगा, जब तक ये 90% से ऊपर नहीं चला जाता। बोलो यार, है ना? 90% से जब तक ऊपर नहीं जाएगा फिर से बताएंगे। अभी फिलहाल इसको समझने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो सब लोग। उस वाले क्वेश्चन को भूल जाओ, फिर से समझाऊंगा अभी, डोंट वरी, है ना। इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहां क्वेश्चन में सबसे पहले बेटा कहा जा रहा था इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल बता दीजिए। किसी भी बॉल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh के बराबर। h क्या है? उसकी हाइट की, वो कहां पर है। तो बेटा बॉल का मास देखो 10 ग्राम था, 4 का डिवाइड करोगे तो किलोग्राम में आएगा। g की वैल्यू 9.8 है और उसकी हाइट जो है वो 5 मीटर के बराबर है, राइट।
5 मीटर के बराबर है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 0.49 जूल के बराबर, राइट। फिर कह रहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। कह रहे ग्राउंड पर स्ट्राइक करने से जस्ट पहले बॉल की काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब एक चीज जरा सोचो, सब लोग एक चीज जरा सोचो, हमें बॉल की काइनेटिक एनर्जी बतानी है जब वो अर्थ को जस्ट स्ट्राइक करने वाली थी उस समय। बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक टॉपिक होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि भाई अगर किसी बॉल के पास इनिशियली 0.49 जूल की एनर्जी थी किसी एक हाइट पर, सबसे नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर भी उसके पास वही एनर्जी होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितनी एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, बोलो उतनी ही एनर्जी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर भी होगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? जितनी एनर्जी ऊपर है उतनी ही एनर्जी नीचे भी होगी। कितने बच्चे कह रहे हैं यस? फटाफट कितने बच्चे कह रहे हैं यस? पहला ऑप्शन है यस के लिए, दूसरा ऑप्शन है नो के लिए। क्वेश्चन आपसे यह कहा जा रहा है जितनी एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पर है क्या सेम एनर्जी नीचे भी होती है? फटाफट बता दो। सिर्फ एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम क्रिएट कर पाएंगे ना हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। जितनी ऊपर थी क्या सेम उतनी एनर्जी नीचे भी होती है? फटाफट बता दो यस और नो, ए और बी। यहां पर जो एनर्जी है क्या सेम एनर्जी यहां पर भी होती है? ये ग्राउंड है, ग्राउंड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा यही कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि अगर किसी बॉल को 5 मीटर नीचे गिराया गया है, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर एनर्जी वही होगी जो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर थी, राइट। तो मैं इसको यहां पर क्या लिखूंगा? दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप। जितनी एनर्जी, इनफैक्ट पोटेंशियल भी नहीं कहूंगा मैं, तो कहूंगा टोटल एनर्जी एट टॉप। टोटल एनर्जी एट टॉप, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जितनी टोटल एनर्जी है उसी के बराबर होगा। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो एनर्जी है वो 0.49 जूल के बराबर है, 0.49 जूल्स के बराबर है, राइट। 0.49 जूल, क्या बात है, वेरी नाइस। अब थर्ड पार्ट पर आ जाओ, सी वाले पार्ट पर आ जाओ। थर्ड पार्ट कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ग्राउंड पर स्ट्राइक करने के जस्ट बाद बॉल क्या करेगी? बॉल वापस ऊपर आने की कोशिश करेगी। बेटा बॉल ऊपर से आई है, टकरा करके किधर जाएगी? ऊपर की तरफ। कितना ऊपर बॉल जा पाई है जरा पढ़ो। इट रीबाउंड्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 4 मीटर, यानी नीचे से वो 4 मीटर ही ऊपर तक आ पाई है, राइट। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर स्ट्राइकिंग जो है दैट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी जब वो 4 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची होगी बॉल, है ना कुछ एनर्जी तो रही होगी। वो एनर्जी कितनी रही होगी? mgh' के बराबर। मास कितना है भैया? 10 ग्राम, 10/1000। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। कितनी ऊंचाई तक गई है बॉल? वापस 4 मीटर तक, राइट। तो ये मल्टीप्लाई होगा 9.8 इंटू 4 करो। 9.8 इंटू 4 किया हमने 39.2, तो 0.392 जूल्स के बराबर। 0.392 जूल्स के बराबर काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो जस्ट स्ट्राइक करने के बाद बॉल किधर जाने वाली है? ऊपर जाने वाली है। कितना ऊपर तक जाएगी? यहां कहीं तक, ठीक है। ये हाइट इसकी कितनी है? केवल 4 मीटर के बराबर।
यानी जितनी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी एनर्जी यहां रही होगी। यही तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि भैया जितनी एनर्जी यहां थी उतनी ही यहां रहेगी, जितनी यहां है उतनी ही यहां रहेगी। सीधी बात है, जितनी एनर्जी से बॉल को ऊपर फेंकेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट पर बेटा एनर्जी उतनी ही होगी, है ना। तो यहां क्वेश्चन में उसी चीज को सीधे पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर स्ट्राइकिंग कितनी है, स्ट्राइक करने के जस्ट बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी है भैया, जितना ऊपर तक वो जा पाई है। कितना ऊपर तक जा पाई, 4 मीटर तक। तो वहां पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाला mgh डैश के बराबर। h डैश क्या है, फाइनल हाइट है जितना वो जा पाएगा। अब हमसे कह रहे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, व्हाट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ। तो भैया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0.49 जूल के बराबर। फाइनल कितनी है, 0.392 जूल्स के बराबर, राइट। तो 0.1 जूल आई थिंक हो गई, 0.49 माइनस 0.392, ये तुम्हारी कितनी आ गई, इट इज 0.098 जूल्स के बराबर, 0.098 जूल्स के बराबर। क्लियर है क्या, यस। हाँ, चिरंजीव ने बिल्कुल सही बताया। ये जो लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में वो किस वजह से हुआ, जब बॉल जाकर अर्थ से टकराई होगी तो कुछ एनर्जी उसकी साउंड में और फ्रिक्शन के अगेंस्ट एनर्जी लॉस हो गई होगी। कितनी लॉस हो गई, इतनी आपके सामने है। सेम क्वेश्चन को मैंने यहां पे देखो पूरा पूरा लैंग्वेज में भी लिख करके सॉल्व कर दिया है। यहां से भी आप अपने क्वेश्चन को लिखने का तरीका देख सकते हो। बाकी ये जो मैंने लिखा है ये मोर देन इनफ है, ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर है, राइट है। अब एक बार फिर से हम लोग पहले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था कि भाई अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है और वो 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। इफ इट पेनिट्रेट्स अ फिक्स्ड टारगेट विच ऑफर्स अ कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन टू द मोशन ऑफ द बुलेट, फाइंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। बुलेट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बता दो भैया। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, हमने लगाया सीधे सीधे 625 जूल आ गया, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। सेकंड पार्ट में बोला गया डिस्टेंस बता दो, कितना वो पेनिट्रेट करने के पहले मतलब रुकने के जस्ट पहले वो कितना डिस्टेंस चल पाएगा। तो हमने कहा भाई टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी थी 625 जूल के बराबर, वर्क कितना है 1000 इंटू डिस्टेंस के बराबर। डिस्टेंस की वैल्यू निकाल दिया 62.5 सेंटीमीटर कि भैया रुकने से पहले वो इतना चल पाएगा। अब अगर टारगेट को ही 50 सेंटीमीटर कर दोगे तो कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा बचेगी, उसी एनर्जी से निकलेगा, है ना। कितनी एनर्जी से बेटा ये आया था, जरा सोचो। स्पीड इसकी कितनी थी, स्पीड इसकी कितनी थी v के बराबर, लेकिन इसको पेनिट्रेट करने के बाद कितनी स्पीड से बाहर निकला है v डैश के बराबर। तो इनिशियली एनर्जी इसके पास कौन सी थी बेटा, कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, राइट। यहां पर इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी जरा देखो। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसके पास, 625 जूल के बराबर, 625 जूल के बराबर काइनेटिक एनर्जी थी, राइट। इसको छेद करने में, इसको पेनिट्रेट करने में, पेनिट्रेशन मतलब इसको छेद करना, इसमें होल करना, इसको पेनिट्रेट करने में आखिर कितना वर्क कर दिया इस बुलेट ने। तो पता चला भैया पेनिट्रेट करने में 500 जूल के बराबर, 500 माइनस का 500 जूल्स के बराबर वर्क कर दिया इसको पेनिट्रेट करने में। सर ये वर्क निगेटिव क्यों है, क्योंकि बेटा जब ये बुलेट अंदर की तरफ जा रही होगी, है ना, तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स है ये पीछे की तरफ लग रहा होगा। रेजिस्टिव फोर्स हमेशा पीछे की तरफ लगता है, इस वजह से यहां पर माइनस का साइन लिया है। तो माइनस 500 जूल का रेजिस्टिव वर्क हो गया। भैया टोटल एनर्जी थी 625 जूल की, 500 जूल की एनर्जी वेस्ट हो गई समझ लो वर्क करने में। तो बची कितनी एनर्जी, तो पता चला सर यहां पर 125 जूल की एनर्जी बची होगी। ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², लेकिन वेलोसिटी कितनी है v डैश, तो बन जाएगा ना हाफ mv' बराबर 125। इसको सिंप्लीफाई करो भैया, मास की वैल्यू रखो, v' करो, सॉल्व करो, अंडर रूट के अंदर 50,000 आया, उसका अंडर रूट निकाल लो, आपका आंसर आ गया। अब बोलो बात समझ में आ रही है क्या, अब बता दो फटाफट, अब क्लियर है क्या, है ना, अब क्लियर है। अब इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स अपने को पढ़ना है लेक्चर में, और उसके बाद अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लें, राइट। हाँ
खूब बातचीत में लगे हुए हैं कुछ लोग, तो मैं चैट को बंद ही कर दे रहा हूं, बवाल खत्म। देखो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यार एनर्जी के ना बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, केवल ऐसा नहीं है कि यही काइनेटिक और पोटेंशियल और मैकेनिकल एनर्जी बस यही है, ऐसा नहीं है। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे सोलर एनर्जी। भाई सन से हमें जो एनर्जी मिलती है वो सोलर एनर्जी कहलाती है। द एनर्जी रेडिएटेड आउट बाय सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कैन नॉट बी पुट टू वर्क डायरेक्टली, यानी कि सोलर एनर्जी को हम डायरेक्टली वर्क में नहीं ला सकते, उसको डायरेक्ट हम यूज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इट इज टू डिफ्यूज्ड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होती है। मतलब सोलर लाइट, जो सन की जो लाइट आती है, सन की जो एनर्जी आ रही है हमारे पास, वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से वो एनर्जी बहुत ज्यादा फैल जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, उसी को बोलते हैं डिफ्यूज हो गई, है ना। तो बहुत ज्यादा डिफ्यूज होने की वजह से, है ना, एज इट इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल यूनिफॉर्मली। सन की जो एनर्जी है वो हमारे पास हमेशा बराबर रूप से नहीं आती है। जैसे गर्मियों के मौसम में देखो, इस समय एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। कुछ समय के बाद ठंड आ जाएगी, पता चला बिल्कुल हीट नहीं पहुंच पा रही है, एकदम ठंडी ठंड है ना। तो कहने का मतलब, जो सन की जो एनर्जी हमारे पास पहुंचती है वो यूनिफॉर्मली कभी भी नहीं पहुंचती है। तो सन की जो एनर्जी है, जिसको सोलर एनर्जी बोल रहे हो, उसके मेन 3 यूजेस हैं। जैसे सोलर पैनल में हम यूज कर सकते हैं, सोलर फर्नेस में यूज कर सकते हैं, और सोलर सेल्स में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। सोलर पैनल कंसिस्ट ऑफ अ ब्लैक पेंटेड मेटल सरफेस, ब्लैक कलर का मेटल सरफेस होता है, विच एब्जॉर्ब सन्स एनर्जी एंड हीट वाटर इन इट्स कॉन्टैक्ट। इसके कॉन्टैक्ट में जो वाटर रखा होता है, ये उस वाटर को हीट करता है बाय एब्जॉर्बिंग सन्स एनर्जी। फिर क्या है, सोलर फर्नेस है भैया, इसमें एक पैराबोलिक मिरर होता है। सर ये पैराबोलिक मिरर क्या है? देखो, जिस मिरर का शेप इस तरह का हो, ऐसा, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। दिस इज पैराबोलिक मिरर। कर्वेचर को ध्यान से देखना। एक मिरर ये भी है, ये कौन सा है? दिस इज कॉनकेव मिरर। क्या आप लोग जानते हो, 9th में पढ़ चुके हो। ये कॉनकेव मिरर है, बट ये पैराबोलिक मिरर है। इसका कर्वेचर देखो। तो इस तरह का पैराबोलिक मिरर होता है, जिसको हम सोलर फर्नेस में यूज करते हैं। इट इज यूज टू फोकस सन रेज ऑन ए स्मॉल एरिया सो दैट हाई टेम्परेचर इज अचीव्ड। यानी कि सनलाइट आएगी, सारी सनलाइट को हम एक किसी पॉइंट पर फोकस कर देंगे, जिसको फोकस बोला जाता है। उसी पॉइंट पर जब आप ले आओगे तो वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। हेंस बाय कीपिंग वाटर एट द फोकस ऑफ द मिरर, द वाटर कैन बी बॉइल्ड टू प्रोड्यूस स्टीम, ताकि वहां पर स्टीम प्रोड्यूस हो जाए। एंड स्टीम कैन बी यूज टू ड्राइव द टर्बाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर सो एज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि हम क्या करेंगे, वाटर को हीट करके पहले स्टीम बनाएंगे, फिर उस स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करा लेंगे। राइट, ये सब मैं आपको लास्ट ईयर पढ़ा चुका हूं, है ना, 9th क्लास में। फिर सोलर सेल्स की बात करते हैं। सोलर सेल में बेटा सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स का यूज किया जाता है, और बहुत ज्यादा हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सोलर सेल के थ्रू कन्वर्ट नहीं कर पाते, बट फिर भी ये एक तरीका है सोलर एनर्जी को यूज करने का। राइट, तो थ्योरी है, पढ़ लेना। फिर हीट एनर्जी की बात आई भैया। हीट एनर्जी क्या है? तो ऑब्वियस है, द एनर्जी रिलीज्ड ऑन बर्निंग कोल, ऑयल, वुड, गैस इज हीट एनर्जी। किसी भी इस तरह के फ्यूल को बर्न करोगे तो हीट एनर्जी मिलती है। स्टीम obtained on heating water possess heat energy. It has the capacity to do work. यानी कि अगर वाटर को हीट करके स्टीम बनाया गया है तो स्टीम के पास एनर्जी होती है, स्टीम वर्क कर सकता है ना। इन स्टीम इंजन हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम इज यूज्ड टू ऑब्टेन वर्क। किसी भी स्टीम इंजन में क्या होता है कि स्टीम की जो अपनी एनर्जी है उसके थ्रू हम वर्क करते हैं। फिर लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो आप सब लोग इसको पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल है, 2-3 लाइन में लिखा हुआ है। केमिकल और फ्यूल एनर्जी क्या है? किसी भी फॉसिल फ्यूल में, है ना, जैसे कोल हो गया आपका, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ठीक, दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। यानी फ्यूल की अपनी जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी कहलाती है। दीज फ्यूल्स कंटेन केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम। व्हेन फ्यूल्स आर बर्न्ड, केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। जब भी फ्यूल को बर्न करोगे तो वो जो केमिकल है वो हीट और लाइट में कन्वर्ट होगा, सबको पता, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं द फूड दैट वी ईट ऑल्सो हैज अ केमिकल एनर्जी इन इट। प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये पूछा जाता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, कि प्लांट जो है वो क्या करता है, वो सोलर एनर्जी को
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बैटरी क्या करती है? बैटरी केमिकल एनर्जी को स्टोर करती है एंड प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन इन यूज बाय द केमिकल रिएक्शन। यानी बैटरी क्या करती है? वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर उसके बाद हाइड्रो एनर्जी, यानी कि बेटा फ्लोइंग वाटर की जो एनर्जी है वो हाइड्रो एनर्जी है, इसको आप पढ़ना, सिंपल है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबको पता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्जेस के फ्लो होने की वजह से जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। टू इलेक्ट्रिसिटी आप सबको पता है क्या होता है, इसमें कोई नई बात। न्यूक्लियस के टूटने की वजह से या न्यूक्लियस के कंबाइन हो जाने की वजह से जो ढेर सारी एनर्जी निकलती है, जिसको न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। एक न्यूक्लियस का टूट जाना न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। कई छोटे छोटे न्यूक्लियस का जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस तैयार करना न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी, ये सब क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, हालांकि सबके बारे में 2-2, 3-3 लाइन मैंने लिख दिया है। फिर साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब आप पढ़ चुके हैं, कोई नई बात इसमें नहीं है, ठीक है। बस सबके बारे में आपको नाम पता होना चाहिए कि भाई ये मैग्नेटिक एनर्जी है तो मैग्नेट की वजह से होती होगी, राइट। तो मैग्नेट की वजह से जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी कहलाती है, सिंपल है। हल्का हल्का डेफिनेशन है, देखो, एनर्जी पजेस्ड बाय अ मैग्नेट ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट आयरन फिलिंग्स इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी। भाई कोई भी मैग्नेट जो है वो आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, उस एनर्जी को हम मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं, राइट है, एकदम सिंपल। अब यहां पर कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म समझा रहे हैं, क्या कि भाई अगर मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसमें? डायनेमो में। डायनेमो का मतलब क्या होता है? जनरेटर। डायनेमो का मतलब बेटा क्या होता है? जनरेटर। किसी भी जनरेटर का दूसरा नाम डायनेमो भी होता है, और कोई भी जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल करता है। किसी भी जनरेटर में सोचो क्या होता है, पहले उसको हैंडल लगा के ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं, जब आप घुमा करके स्टार्ट करते हो तो वो हमने जो मैकेनिकल वर्क किया, दैट वर्क इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। जबकि इसका उल्टा, मोटर में हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल में। जनरेटर को घुमाना पड़ता है स्टार्ट करने के लिए, तब वो करंट प्रोड्यूस करता है, लेकिन मोटर में पहले करंट दोगे तब वो घूमेगा। यानी मोटर एंड जनरेटर आर जस्ट रिवर्स प्रोसेस। मोटर और जनरेटर मेरे प्यारे बच्चों जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस होता है ना। फिर बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन, किसी भी आयरन में सोचो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हम हीट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जबकि थर्मोकपल जो है वो एक थर्मामीटर होता है जिसमें हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि वहां पर दो अलग अलग मेटल्स होते हैं, ठीक है। उन मेटल्स का जो ज्वाइंट होता है, उस ज्वाइंट पर जब हीट एनर्जी जनरेट होती है तो वहां पर बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। उसको थर्मोकपल बोलते हैं। थर्मोकपल मोटा मोटा आप समझ सकते हो, इट इज अ टाइप ऑफ थर्मामीटर टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, राइट। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड में कन्वर्ट होती है किसी भी लाउड स्पीकर में, जबकि माइक्रोफोन में इसका उल्टा होता है, वहां पर साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। सिमिलरली बैटरी को जब चार्ज करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में जाती है, जबकि वही बैटरी जब हम यूज करते हैं तो केमिकल वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। ऐसे ही जब हम किसी भी कैंडल को बर्न करते हैं तो केमिकल एनर्जी लाइट में जाती है, लेकिन सन का अगर देखें तो लाइट एनर्जी केमिकल में आती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सिमिलरली अगर मैं लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, किसी बल्ब की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में जाती है, जबकि फोटो सेल में इसका काम उल्टा होता है। तो यहां पर आपको बस ये समझाया गया है कि अलग अलग तरह के प्रोसेस में, अलग अलग तरह के प्रोसेस में, है ना। लैग आ रहा है क्या? लैग आ रहा है? लैग क्यों आ रहा है भाई? अभी भी आ रहा है क्या? अभी भी आ रहा है क्या? अब तो नहीं आ रहा है, अब तो लैग नहीं आ रहा बेटा। अरे अब तो सही है भाई, मेरे में तो एकदम सही चल रहा है, हैं? मेरे में तो बेटा एकदम सही चल रहा है। अच्छा, अगर हो सकता है कहीं पे लैग हुआ हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कहीं पर लैग हुआ हो, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहां पर बेटा सिंपली आपको यह बताया गया है कि कैसे एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है।
देखो कभी भी ये पूरा एक साथ नहीं आपसे पूछेंगे, एक नंबर का कोई क्वेश्चन होगा उसमें आपसे कहेंगे कि भाई कोई भी कैंडल है, कैंडल में बताओ किस फॉर्म की एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, या इलेक्ट्रिक सेल है, सेल में बता दो कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में चेंज होती है। ये इस तरह का एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? राइट? हाँ, अच्छा रुक जा रहा है, अभी सही है भाई। चलो अच्छा, पोल वाले क्वेश्चंस कराते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, जब तक एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं यार, है ना। देखो, बॉडी एट अ हाइट पजेस, अगर कोई बॉडी किसी हाइट पर है बेटा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, फटाफट बता दो। कोई बॉडी अगर किसी हाइट पर है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, फटाफट बता दो। बॉडी किसी हाइट पर है, कौन सी एनर्जी है? कोई भी बॉडी अगर किसी हाइट पर है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? हाइट की वजह से मेरे प्यारे बच्चों कौन सी एनर्जी होती है? आंसर है पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्टेन हाइट पर है तो भाई इस पर्सन के हिस्से कितनी है, तो ये पर्सन बोलेगा सर पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है, राइट। लेकिन जरा सोचो, अगर एक ग्राउंड के ही ऊपर एक बिल्डिंग बनाई जाए और बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर ये पर्सन अपनी छत पर खड़ा है, ये अपनी छत पर खड़ा है ना, डुगू लाल मान लो अपनी छत पर खड़ा है, और यहां से अगर ये बॉल को देखेगा तो ऑब्वियस है ये केवल इतनी हाइट को देखेगा, केवल इतनी हाइट को देखेगा, राइट। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी बताएगा बेटा, mgh डैश के बराबर, mgh डैश के बराबर। फिलहाल आंसर तो बी ही वाला है, ठीक है, 89% बच्चों को समझ में भी आया है। लेकिन यहां पर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझो। अगर कोई पर्सन यहां पर है, ठीक है, तो डुगू लाल उसको ग्राउंड से हाइट देखेगा क्योंकि डुगू लाल खुद ग्राउंड पर है। लेकिन यही डुगू लाल अगर किसी बिल्डिंग के टॉप पर हो, किसी बिल्डिंग की छत पर अगर डुगू लाल साहब हो, तो अब ये केवल h डैश वाली हाइट कंसीडर करेंगे। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है ये किस पर डिपेंड करता है, जल्दी से बता दो, डुगू लाल साहब पर। किस पर डिपेंड करता है? डुगू लाल साहब पर, है ना, डुगू लाल साहब पर। अरे यार क्या लैग लैग कर रहे हो तुम लोग यार, जरा एक बार मेरे को बता दो, कितने बच्चे कह रहे हैं कि लैग कर रहा है? ठीक है, वो लोग वोट अप कर देना, ठीक है, थम्स अप कर देना अगर लैग कर रहा है तो, नहीं कर रहा है तो थम्स डाउन कर देना फटाफट। अगर लैग कर रहा है तो थम्स अप करना पोल पर, नहीं है तो फिर डाउन कर देना। जल्दी एक बार बता दो यार, है ना। तो बेटा ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है ना। तो यहां पर एक ट्रिपल एस वाला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, एक ट्रिपल एस वाला पॉइंट हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है कि आखिर ऑब्जर्वर कहां पर है ना। यानी डुगू लाल साहब कहां पर है, अगर वो नीचे है तो वो नीचे से हाइट लेंगे, वो कहीं ऊपर है तो ऊपर से हाइट लेंगे, या कोई और बच्चा हो सकता है, कोई और डुगू लाल साहब है मान लो, तो वो हाइट यहां से भी ले सकते हैं। तो हाइट को कहां से मेजर किया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, राइट। तो जनरली इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि जो हाइट है वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है। रेफरेंस फ्रेम क्या है ये आप लोग क्लास 11 में सीखोगे, जाने दो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट फिलहाल हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। हाइट का मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी से भी हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी और हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट
डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहां पर है उस पर डिपेंड करता है। 73% बच्चे कह रहे हैं लैग कर रहा है। अरे यार क्यों लैग कर रहा है भाई? सब तो बढ़िया चल रहा है यार, मेरे पास तो एकदम चकाचक चल रहा है। हैं? मेरे पास तो एकदम चकाचक चल रहा है, के पास काहे लैग कर रहा है भाई? है? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बीच बीच में लैग कर रहा है, कराते हैं यार, बुलाया है मैंने, कराते हैं इसको सही। ये क्वेश्चन देखो, इन एन इलेक्ट्रिक सेल वाइल इन यूज, अगर कोई सेल है और उसको वो यूज में है, उसको मैं यूज कर रहा हूं, द चेंज इन एनर्जी इज फ्रॉम। किसी भी इलेक्ट्रिक सेल को अगर यूज किया जा रहा है तो आपको बताना है कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में होती है, कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। इन एन इलेक्ट्रिक सेल वाइल इन यूज, ये बात ध्यान रखना, अगर सेल यूज में है तो एनर्जी किस फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू मैकेनिकल, या केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। कोई भी सेल अगर यूज में है तो क्या हो रहा है? क्या बात है? राइट आंसर इज डी ऑप्शन, यानी कि वो केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है। कोई भी सेल जो है वो अपने अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर करती है और केमिकल कन्वर्ट हो जाती है हमारी। ठीक है, 76% बच्चों ने सही किया है। फरहान, दिव्यम, राशि, अभिजीत, मोनिका, तनुश्री, बढ़िया। बेटा किसी भी सेल में जो एनर्जी है वो हमेशा केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है और वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में। अब अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट विदाउट इट बीइंग यूज्ड एनीवेयर, सच एन एनर्जी इज कॉल्ड। जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अनयूज्ड रह जाती है, बेकार हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आपको यह बताना है कि आखिर उस एनर्जी का क्या नाम होता है। बैकअप एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, वेस्टफुल एनर्जी, या डिसिपेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। सोच समझकर आंसर करना बेटा। जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट विदाउट इट बीइंग यूज, यानी बिना यूज हुए वो एनर्जी वेस्ट हो रही है, वेस्ट हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्टफुल एनर्जी, समझो इस बात को, है ना। सी और डी में कंफ्यूज नहीं होना, सोच समझ कर आंसर करना। डिसिपेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी या वेस्टफुल एनर्जी, सोचो। जो एनर्जी वेस्ट हो गई है ना, जो एनर्जी वेस्ट हो गई है, तो आंसर है डिसिपेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो जो एनर्जी वेस्ट हो जाती है उसको डिसिपेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं, और इस प्रोसेस को डिसिपेशन ऑफ एनर्जी भी हम लोग बोलते हैं। राइट, एनर्जी का डिसिपेट हो जाना, वेस्ट हो जाना। ठीक है, वेस्टफुल इसका कोई मतलब नहीं है। राइट, नेक्स्ट, इन अ वॉशिंग मशीन, किसी भी वॉशिंग मशीन में आपको बताना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आखिर किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है? साउंड एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, या मैकेनिकल काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी। वॉशिंग मशीन में एनर्जी किस फॉर्म में?
हाँ सूर्यांश कह रहे हैं सर 9th में पढ़ा था, यस। वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, हे 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 आहा। एक नालायक कह रहा सर पता नहीं। नालायक, लीडर बोर्ड दिखा देंगे भैया, दिखा देंगे। डी वाला ऑप्शन सही है। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है रोटेशनल एनर्जी, वो कपड़े को रोटेट करती है ना, रोटेशनल एनर्जी में। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 77% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेक्स्ट, बुलेट वेइंग 100 ग्राम इज रिलीज्ड फ्रॉम बैरल ऑफ एन एयर गन विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसका मास हमें पता है, जिसकी स्पीड हमें पता है। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। देखो किसी भी गन के अंदर, कह रहे हैं किसी भी गन के अंदर क्या होता होगा, अगर मैं आपको बताऊं, एक इस तरह की स्प्रिंग होती होगी, ठीक, ये स्प्रिंग दबी रही होगी। जब इस स्प्रिंग को छोड़ा जाएगा तो ये बुलेट बहुत तेजी से यहां से निकलेगी, ठीक है। अभी क्या है, अभी ये जो स्प्रिंग है वो दबी हुई है, ये जो स्प्रिंग है वो दबी हुई है, ऐसे फॉर्म में, एकदम ऐसे, एकदम दबी हुई है। ये बुलेट रही होगी, राइट। जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस्ड रही होगी। कंप्रेस्ड स्प्रिंग को जैसे ही हम लोग छोड़ेंगे, इसको जैसे ही रिलीज करेंगे, ये बुलेट बहुत तेजी से निकलेगी। तो हमसे कहा गया बुलेट का मास इतना है, बुलेट की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है भैया, और आपको बताना है इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। बताओ, पूरे 1 मिनट का समय है, बताओ। सबसे पहले आप देखो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। हाफ मास कितना है, 100 ग्राम, 1000 से डिवाइड करोगे किलोग्राम में। स्पीड है 4, 4 का स्क्वायर, 2 जीरो उड़ा देंगे, 1/20 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा भैया, आ जाएगा ये। तो काटेंगे 8/10, 0.8 जूल के बराबर उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। अब आपको बस यहां पर यही दिमाग लगाना है कि स्प्रिंग की एनर्जी फिर कितनी होनी चाहिए, स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होनी चाहिए। अगर बुलेट की काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होनी। देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना बेटा, इसमें हम लोग एनर्जी का लॉस नहीं मानते, इसमें हम लोग ये मानते ही नहीं कि एनर्जी का लॉस हुआ, हम लोग मानते हैं एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। जितनी एनर्जी रही होगी वो सारी की सारी एनर्जी बुलेट की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, राइट। जितनी एनर्जी रही होगी इस स्प्रिंग की, वो सारी एनर्जी उसमें गई होगी। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया कितनी एनर्जी है, 0.8 जूल के बराबर, राइट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, राइट। 55.18% बच्चों ने क्वेश्चन को सही किया है। फरहान ने सबसे पहले सही किया है। क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट। अब यहां पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात, जिस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन पहले ही कर लिया। अब आ जाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको सिखाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब मेरे प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। केवल एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बस। ना हम क्रिएट कर पाएंगे ना हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? इन यूनिवर्स एनर्जी अकर्स इन वेरियस फॉर्म। हमारे पूरे यूनिवर्स में एनर्जी बहुत अलग अलग तरह के फॉर्म्स में मिलती है।
बट सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। व्हेन देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स सेम, दैट इज इट रिमेन्स कंजर्व्ड। यानी जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहां भी अप्लाई हो रहा है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहां भी अप्लाई हो रहा है। पढ़ो, कह रहे इफ देयर इज ओनली एन इंटरचेंज बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक, यानी पोटेंशियल कन्वर्ट हुआ काइनेटिक में या काइनेटिक कन्वर्ट हुआ पोटेंशियल में, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्सेस। अगर फ्रिक्शन टाइप का कोई फोर्स ना हो, चाहे फ्रिक्शन फोर्स बोलो, विस्कस फोर्स बोलो जिसको लिक्विड फ्रिक्शन कहते हैं, ड्रैग फोर्स बोलो, एयर फ्रिक्शन जिसको कहते हैं, इस तरह के अगर फ्रिक्शन के फोर्सेस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी थी वो सेम बनी रहेगी, वो सेम बनी रहेगी। क्या ये क्लियर है आप सभी को? फटाफट जरा एक बार बता दो, क्या इतनी बात सभी को समझ में आई है? क्या ये एकदम क्लियर है बेटा? फटाफट बता दो एक बार। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, यानी टोटल एनर्जी जो है हमारे पास वो कांस्टेंट के बराबर है, राइट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि जितनी टोटल एनर्जी थी, यानी मैकेनिकल एनर्जी, जितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो सेम होती है ना। सृजन कह रहे हैं सर कोई टफ न्यूमेरिकल करवाएंगे, करवाएंगे, है ना। देखते हैं जरा कितने बच्चों को कंजर्वेशन समझ में आया है। बाकी अभी इस पर मैं आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं, पूरा डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं। 85% से ज्यादा बच्चों को पूरी बात समझ में आई है, वेरी नाइस। अब आ जाओ, आपको मैं वेरीफाई करके दिखाता हूं ये चीज। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे तक गिराया जाता है, जैसे मानो कोई एक बॉल है, ये बॉल का टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। यहां से किसी एक बॉल को हम लोग नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं, और ये बेटा ग्राउंड है। फाइनली जो बॉल है वो यहां इसी ग्राउंड पर आने वाली है, ठीक, इसी ग्राउंड पर बॉल आने वाली है। और मैं इस बॉल की जो हाइट है उसको मैं कैपिटल एच मान रहा हूं, बॉल का मास मैं स्मॉल एम मान रहा हूं, राइट। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि यार इनिशियली बॉल के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियली कौन सी एनर्जी है उस बॉल के पास, फटाफट बता दो। अगर बॉल किसी टॉप पॉइंट से, ऊपर से अगर मैं बॉल को छोड़ रहा हूं और बॉल नीचे की तरफ जा रही है, तो आप मुझे बता दो टॉप मोस्ट पॉइंट पर बॉल के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक वाली या पोटेंशियल वाली? काइनेटिक वाली या पोटेंशियल वाली? हाँ, अब चेक करो, अब चेक करो, अभी सही है क्या? अभी चेक करो बेटा, अभी सही है क्या? अब तो आ रही है ना आवाज, अब तो आ रही है ना आवाज? हाँ, तो अभी इसके पास कौन सी एनर्जी है? टॉप द पोल, टॉप करो भाई। हाँ ठीक है, 73% बच्चों ने सही कहा है। अब तो सही है, अब तो सही है, राइट। हाँ यार, इंटरनेट का कुछ इशू है थोड़ा सा, मानता हूं इस बात को बेटा, इंटरनेट कभी कभी यार गड़बड़ करता है, लेकिन कोई बात नहीं, इस वजह से हम लोग अपनी क्लास को तो नहीं छोड़ सकते ना। इंटरनेट कभी कभी गड़बड़ कर देता है साल में एक आध बार, लेकिन वी कैन नॉट लीव आवर क्लास फॉर दिस, है ना। ठीक है, चलो जी, तो ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं। सुनो मेरी बात, यहां टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर मैं पूछूंगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एम जी कैपिटल एच के बराबर है, राइट। टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछूंगा, तो मेरे प्यारे बच्चों टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर है? ऑप्शन दे रहा हूं, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने के बराबर है? हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है, या एम वी स्क्वायर के बराबर है, या जीरो के बराबर है? चलो ए बी और सी में से चूज करो,
टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर मैं आपसे कहूं पोटेंशियल एनर्जी तो वो mgh के बराबर थी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी है, तो फटाफट बता दो बेटा कितनी है, काइनेटिक बता दो कितनी है टॉप मोस्ट पॉइंट पर। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, बता दो। हाँ, जीरो के बराबर, राइट। काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी है, जीरो के बराबर, ठीक है। चलो, जीरो के बराबर, राइट। अच्छा, अगर मैं सबसे नीचे वाले पॉइंट पर पूछूं, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर, तो यार पोटेंशियल एनर्जी चेक कर लो, जीरो के बराबर है क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर पड़ा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर है, जीरो के बराबर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, राइट। सबसे नीचे जब ये पार्टिकल सबसे नीचे बॉल आई होगी तो इसकी स्पीड कुछ v के बराबर रही होगी नीचे की तरफ, वो कितनी है, ठीक है। 76% बच्चों ने सही बताया। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी mg कैपिटल H के बराबर थी जबकि काइनेटिक जीरो थी। सबसे नीचे वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर है जबकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। मैं ध्यान से समझा रहा हूं, डिटेल में समझा रहा हूं, आप लोग मेरी बात को बस सुनना ध्यान से, ठीक है। जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही होगी तो बेटा हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों फाइनल वेलोसिटी कितनी रही होगी, v के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कितनी है भाई, इसको तो जस्ट ड्रॉप किया गया था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो के बराबर थी, है ना, 2g कैपिटल H। तो v स्क्वायर की वैल्यू, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई है, 2g कैपिटल H के बराबर। v स्क्वायर 2g कैपिटल H के बराबर। तो हम भी यहां पे क्या करेंगे, हाफ m इंटू वी स्क्वायर है, ये वी स्क्वायर की वैल्यू बेटा 2g कैपिटल H निकल आई है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जरा चेक कर लीजिए क्या सबसे नीचे वाले पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो mgh के ही बराबर निकल आई है, mgh के ही बराबर निकल आई है, चेक कर लो। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक जीरो थी। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो पोटेंशियल जीरो है बट काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर है। मैंने वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh लगाया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो पता चला कि भैया वी स्क्वायर 2gh के बराबर है क्योंकि इनिशियल स्पीड तो जीरो थी क्योंकि बॉल को जस्ट ड्रॉप किया गया था, राइट। तो यहां पर वी स्क्वायर जो है वो 2g कैपिटल H के बराबर हुआ, वी स्क्वायर की वैल्यू मैंने 2g कैपिटल H के बराबर रखा, तो फाइनली वो mgh के ही बराबर आ गया, यानी जितनी एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पर थी। अब बात करते हैं किसकी, मैकेनिकल एनर्जी की। चेक करो, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक जीरो है, पोटेंशियल mg कैपिटल H के बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों मैकेनिकल एनर्जी mg कैपिटल H के ही बराबर हो गई। सिमिलरली बॉटम मोस्ट पॉइंट पर भी अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं तो दैट इज अगेन काइनेटिक एनर्जी हमारी mg कैपिटल H है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बट मैकेनिकल एनर्जी इज स्टिल mg कैपिटल H। यानी जितनी मैकेनिकल एनर्जी ऊपर थी बोलो उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी नीचे भी है। क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया, जल्दी से वोट अप करके बता दो। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया है कि जितनी मैकेनिकल एनर्जी ऊपर थी बेटा उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी नीचे भी है। क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया है, वोट अप करके बता दो, थम्स अप करके बता दो, वोट अप करके बता दो, थम्स अप करके बता दो। जितनी मैकेनिकल एनर्जी ऊपर थी क्या उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी नीचे भी है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट वोट अप करके बता दो। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया है, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया है। अब मैं बात करूंगा बीच में किसी भी एक जगह पर। मान लेते हैं कि जब बॉल ऊपर से कुछ एक्स डिस्टेंस नीचे आ गई, जब बॉल ऊपर से एक्स डिस्टेंस कुछ नीचे आ गई है, इस पोजीशन पर, इस मिडिल वाले पोजीशन पर अगर मैं आपसे कहूं कि यार मेरे को पोटेंशियल एनर्जी बता दो। पोटेंशियल एनर्जी तो यार हाइट की वजह से होती है, हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स के बराबर। h भाई x इतना है
टोटल एच था तो बचा कितना, एच माइनस एक्स बनेगा ना, एम जी एच माइनस एक्स के बराबर, दैट विल बिकम पोटेंशियल एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी होगी, आओ कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो हाफ एम वी डैश स्क्वायर। सर ये वी डैश क्या है भैया, यहां पर वेलोसिटी वी मानी थी, इसलिए मैंने यहां पर वेलोसिटी कितनी मान ली, वी डैश के बराबर, वी डैश के बराबर। सर वी डैश की वैल्यू कैसे आएगी, जैसे वी की वैल्यू निकाली थी हमने यहां पर, कैसे निकाली थी, आओ देखो देखो, अगर मैं इस पोजीशन पर थर्ड इक्वेशन लगाऊं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर, हाइट के बराबर, है ना, जरा ध्यान से देखो, क्या ये हाइट x के बराबर है, भाई ऊपर से डिस्प्लेसमेंट केवल x के ही बराबर तो हुआ है, u की वैल्यू फिर से 0 है, फाइनल वेलोसिटी v डैश हमने मान लिया, तो v डैश का स्क्वायर बराबर इनिशियल 0 ही था, 2gx के बराबर। बेटा v डैश स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2gx के बराबर आ गई, वही मैं यहां पे रखूंगा, वही मैं यहां पे रखूंगा, हाफ एम v डैश स्क्वायर की जगह मैं क्या रखने वाला हूं, 2gx के बराबर, 2 2 कैंसिल, दैट विल बिकम mgx, दैट विल बिकम mgx। अब अगर यहां पर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालूं, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक कितनी है, mgx के बराबर, और पोटेंशियल कितनी है, mg h माइनस एक्स के बराबर। बेटा दिस इज mgx, दिस इज mgh माइनस mgx, mgx से mgx कैंसिल, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी आप चेक कर लो, क्या वो mgh के ही बराबर है, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी चेक कर लो, क्या वो mgh के ही बराबर है, फटाफट mgh के ही बराबर है। क्या पता चला, जब बॉल को ऊपर से छोड़ा गया था तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल थी mg कैपिटल H के बराबर, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वही एनर्जी पूरी तरीके से किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। तो यहां पर एनर्जी कितनी है, mg कैपिटल H के बराबर, लेकिन बीच में किसी भी एक पॉइंट पर, यहां पे यहां बीच में कहीं भी अगर आप चेक करोगे, कुछ पोटेंशियल होएगी कुछ काइनेटिक होएगी, लेकिन जब दोनों का सम करोगे तो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। यानी जब कोई बॉल ऊपर से नीचे जा रही होती है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहां mg कैपिटल H के बराबर, बीच में भी mg कैपिटल H के बराबर, नीचे भी mg कैपिटल H के बराबर। क्या अब सही है, अब समझ में आया है? हर एक पॉइंट पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है बेटा, हर एक पॉइंट पर, चाहे ऊपर देखो, चाहे बीच में देखो, चाहे नीचे देखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी mg कैपिटल H के ही बराबर है। यानी कि जब कोई भी बॉल टॉप टू बॉटम आती है, जब कोई भी बॉल टॉप टू बॉटम आती है, कोई भी पार्टिकल टॉप से बॉटम की तरफ जब आता है बेटा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली कन्वर्ट हो रही होती है काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटली कन्वर्ट किसमें हो रही होती है, काइनेटिक में। यहां पर देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहां देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब ये ट्रिपल एस वाला पॉइंट है, ट्रिपल एस वाला पॉइंट क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, जो कि mg कैपिटल H के बराबर है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, बट उसकी वैल्यू भी mgh के ही बराबर होती है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर होती है। यानी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। लेकिन जब इसका उल्टा होता है, यानी कि जब यही बॉल बॉटम टू अप जाती है, बॉटम टू टॉप जाती, यही बॉल को अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो बेटा उस कंडीशन में नीचे से फेंक रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी रही होगी, वो काइनेटिक एनर्जी लगातार किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब अगर मैं आपसे कहूं तो बॉटम मोस्ट में
बॉटम मोस्ट वाले पॉइंट पर जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी कितने के बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर। लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी वहां मैक्सिमम रही होगी, बट वैल्यू उसकी भी हाफ एम वी स्क्वायर के ही बराबर आपको मिलेगी सॉल्व करने पर। क्लियर है? ये जो मैंने यहां पे लिखा है इसी को बोलते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी को कहा जाता है भैया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जितनी एनर्जी है वही नीचे होगा, है ना, और नीचे वाले पॉइंट पर जितनी एनर्जी है वही ऊपर भी होगा। ये एक ट्रिपल एस वाला पॉइंट है, इसको आप सभी लोग अपने अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे। राइट है? अद्विक ने कहा सर तो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हाँ सही है, सही है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जितनी एनर्जी नीचे थी वही ऊपर होगी, यानी बेटा इसी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, कि जितनी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी थी उतनी ही फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होती है। राइट है? क्लियर है ना? यहां पर यही मैंने आपको बताया कि हर एक पॉइंट पर कितनी कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देखना, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, एक बार इसको रीड करना। आसान सी चीज है कि जब कोई बॉल डाउनवर्ड मोशन में होती, नीचे की तरफ आती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, जबकि पोटेंशियल mgh के बराबर है और टोटल mgh के बराबर है। मिडिल वाले पॉइंट पर देखोगे तो काइनेटिक हाफ mgh, पोटेंशियल हाफ mgh, बट टोटल mgh है। सबसे नीचे वाले पॉइंट पर देखोगे तो mgh है, 0 mgh है। बट आप ध्यान से देखो, अगर चाहे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी लगातार कांस्टेंट बनी रहती है। तो अगर ग्राफ देखा जाएगा काइनेटिक और पोटेंशियल का, तो देखो साफ समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी लगातार घट रही है, बट पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ रही है, लेकिन टोटल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है। राइट? ये यहां पर ग्राफ एक दिखाया गया है, ठीक है, कि भाई पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ रही है, यानी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से अगर ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी लगातार घटेगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग हो गई, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग हो गई, लेकिन जो टोटल एनर्जी है यानी मैकेनिकल एनर्जी है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी बेटा कांस्टेंट रहेगी। राइट है? क्लियर है? अब यहां पर वही सेम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपल पेंडुलम में दिखाया जा रहा है। किसी भी सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या है कि यार एक रस्सी ले लो, उससे कोई भी एक पार्टिकल बांध दो, कोई भी चीज बांध दो, और उसको ऐसे ऐसे करा रहे हैं, बस ऐसे ऐसे करा रहे हैं, इसी को सिंपल पेंडुलम कहा जाता है। जब ये किसी एक एक्सट्रीम एंड पर होता है ना, एक्सट्रीम एंड भाई नीचे से कुछ ऊंचाई पर है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, जबकि काइनेटिक 0 होती है। जब बीच में आता है, ठीक है, तो वहां पर काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल 0 होगी। फिर से किसी एक एक्सट्रीम एंड पर बेटा जब पहुंचेगा तो वहां पर काइनेटिक 0 और पोटेंशियल मैक्सिमम, यानी कि यहां दो तरह के पॉइंट्स हो गए। सबसे पहला ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, दिस इज एक्सट्रीम, दिस इज एक्सट्रीम एंड। ये भी क्या है, दैट इज एक्सट्रीम एंड, यानी एकदम किनारे की तरफ। इस पॉइंट को बोला जाता है मीन पोजीशन। इस पॉइंट का नाम बेटा क्या होता है, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल 0 होती है, क्योंकि मीन पोजीशन वाला जो पॉइंट होता है वो हमेशा सबसे नीचे होता है। देखो ये सबसे नीचे होता है, इसलिए यहां पर पोटेंशियल 0, काइनेटिक मैक्सिमम। जबकि ये देखो कुछ हाइट पर है, ये देखो कुछ हाइट पर है, तो यहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, काइनेटिक 0 होती है। और जितनी टोटल एनर्जी यहां पर है उतनी ही टोटल यहां है, उतनी ही टोटल यहां है। इसीलिए इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी टोटल एनर्जी यहां पर है उतनी ही यहां पर है, उतनी ही यहां पर भी होती है। राइट? यही चीज यहां पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लोग जरा थ्योरी को एक बार सिर्फ पढ़ना, और कुछ नहीं, बहुत आसान है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने को बोल रहा हूं, याद वाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझने की बात है कि जितनी टोटल एनर्जी यहां है उतनी ही यहां है, उतनी ही यहां है। सिर्फ यहां पर क्या हो रहा है, लगातार एनर्जी का चेंज हो रहा है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी लगातार कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में, ठीक, फिर लगातार कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल में।
पोटेंशियल कन्वर्ट हुई काइनेटिक में, फिर पोटेंशियल में, ठीक है, फिर काइनेटिक में, फिर पोटेंशियल में। तो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम होती है पोटेंशियल। एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? होमवर्क में मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज पजेस्ड इन द सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस है, किस तरह की एनर्जी है, हालांकि आंसर भी दिया हुआ है, राइट। और आपको होमवर्क में कुछ थ्योरी मैंने और दिया है, उस थ्योरी में क्या है पहले समझ लो। यहां पर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन बता रहे हैं, कैसे कैसे हो सकता है। फिर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कैसे होगा, इलेक्ट्रिकल से हीट में कैसे होगा, हीट से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से साउंड में, साउंड से इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में। मतलब जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा ना, कि एनर्जी का कन्वर्जन कैसे कैसे होगा, ठीक है, किस फॉर्म की एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो यहां पर आपको यही चीज थ्योरेटिकली बस बताया गया है कि भाई लाउड स्पीकर में क्या होगा, लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी साउंड में, जबकि माइक्रोफोन में उल्टा होता है, वहां पर साउंड एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में। तो यहां पर इस थ्योरी को पढ़कर आपको बस यही चीज समझ में आएगा। थ्योरी को समझ करके मतलब ये जब पढ़ोगे तो ये एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो आपको समझ में आएगा कि माइक्रोफोन में क्या होता है, बैटरी में क्या होता है, सेल में क्या होता है ना, ये सारी चीजें आपको यहां समझ में आएंगी। अब यहां पर कुछ नोट है, नोट में देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा व्हेनेवर मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस टू अदर फॉर्म्स इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी एंड देन काइनेटिक एनर्जी चेंजेस टू अदर फॉर्म। यानी कि कभी भी मैकेनिकल एनर्जी को जब किसी और फॉर्म में आप चेंज करोगे तो पहले वो काइनेटिक में चेंज होगा। मैकेनिकल एनर्जी किसी भी तरह की अगर है तो पहले कुछ मोशन होगा, कुछ मूव करेगा, है ना, तो पहले वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, फिर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी है तो पहले काइनेटिक में जाएगी, फिर किसी और फॉर्म में वो चेंज हो सकती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं वाइल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी from one form to another desired form, entire energy does not change into desired form। जब भी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाओगे, सारी एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, बट अ पार्ट ऑफ इट चेंजेस आइदर टू सम अदर डिजायरेबल फॉर्म, यानी कि या तो किसी और अनडिजायरेबल फॉर्म में चली जाएगी, जैसे कि फ्रिक्शन वगैरह में, हीट के फॉर्म में, लाइट के, साउंड के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, और अ पार्ट इज लॉस्ट टू सराउंडिंग ड्यू टू रेडिएशन विच इज नॉट यूज। तो जो एनर्जी का फॉर्म यूजफुल नहीं है उसको बोल रहे हो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, और उसी को बोल रहे हैं डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि जब हम एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है जिसको हम यूज में नहीं ला पा रहे, अनडिजायरेबल हो जाती है, उसको डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा जाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? है ना? एक बार जरा सब लोग चैट बॉक्स में बता दो। तो आज की क्लास में सबसे आगे हैं श्याम, हर्ष, एंटमैन, कशिश, क्या नाम है ये, वर्षित, क्रिश, वाह, शिवांश, विभू, सृजन, प्रांजल, ये सारे बच्चे हैं। 8 में से 8 क्वेश्चंस इन्होंने सही कर रखा है। अब आई बात वीडियो कॉल की, आइए देखते हैं किसको किसको वीडियो कॉल भाई कनेक्ट होता है। जिसको भी कनेक्ट हो जाए फटाफट वीडियो कॉल उठा लो। हाँ चलो उठाओ, फटाफट उठाओ, जिसको जिसको कनेक्ट हो जाए, है ना, जिसको जिसको कनेक्ट हो जाए फटाफट वीडियो कॉल उठाओ। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, ये थी आपकी आज की क्लास। फटाफट बता दो जरा कैसी रही आज की क्लास। आज की क्लास में यार थोड़ा सा वो लैग हुआ है, मैं इस बात को समझ रहा हूं। आप लोग एक बार रिपीट करके देख लेना, है ना, क्योंकि इस वीक के बाद आप लोगों का समर वेकेशन हो रहा है पूरे एक वीक का, है ना, यानी जो अपकमिंग वीक है वो पूरा समर वेकेशन में चला जाएगा। ओहो बच्चे आ गए हमारे, राहुल भाई साहब, सन्निधि और जिज्ञांशु, क्या नाम है, वाह। तो राहुल साहब कहाँ के हैं? यस सर। समर्थ भी आ गए। कहाँ से बेटा? जमशेदपुर से हैं, वाह 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 वाह। और सन्निधि आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। सन्निधि आप कहाँ के हो? सब लोग जल्दी जल्दी बता दो। गुड इवनिंग भाई, कहाँ के हो? समर्थ देहरादून। अरे यार तुम तो वैसे भी स्वर्ग में रहते हो, है समर्थ भाई?
सर फ्रॉम हाँ वेस्ट बंगाल। हाँ हाँ, और कौन बोल रहा है? कन्या सन्निधि सर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। भैया सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहीं पाए जाते हैं, समझ लो। यस सर, यस सर। हाँ, कैसी सर चल रही है? मैं तो बिहार आई एम गेटिंग इंटरेस्ट इन फिजिक्स बिकॉज फॉर यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कैसी चल रही है पढ़ाई? सर वेरी गुड। बढ़िया चल रही है, क्या सर आई बात एम है, लाइकिंग अच्छी चल रही है फिजिक्स वेरी मच। क्या बात है बेटा, थैंक यू। जिज्ञांशु भाई तुम बताओ, तो बढ़िया चल रही। कहाँ के हो? सर कानपुर। कानपुर के हो? यस सर। कानपुर में भी पढ़ने वाले सर बच्चे हैं क्या? सर मैं भी कानपुर सर गई जी। हूँ। सर आई हैव a name for कानपुर में कहाँ ICSE से? getting हाँ above हाँ, 95% in ये appendix कानपुर sir. में कहाँ से? 95% ला रहे हो सन्निधि, Like above 95%. क्या बात है, क्या बात है। देखो पता है, सर कानपुर से कहाँ से? इस बार आईसीएसई बोर्ड में 99% तक बच्चे नंबर लाए अपने यहाँ से, Yes, इससे ज्यादा भी yes लाए sir, हैं। yes sir, इंटरव्यू yes, देखा था आपने? yes sir, तो टॉप करना है भाई, 100% का टारगेट yes रखो sir, बेटा सन्निधि, yes sir, yes sir, yes है sir, ना? पूरा 100% लाना है, कुछ भी गलत नहीं yes करना sir, है, very right, very और right, आएगा, very right, बहुत आराम से yes आएगा, sir, है ना? yes हाँ भाई sir. जिज्ञांशु साहब, यस सर। हाँ तो क्या जलवा है? तो आप कहाँ से हैं कानपुर में? आवाज विकास कल्याणपुर। अच्छा। राहुल भाई आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? सर बढ़िया। आपकी मदर है बगल में? हाँ माता जी प्रणाम। जल्दी से एक बार बता दीजिए, इनकी पढ़ाई ठीक चल रही है? पढ़ते वढ़ते हैं राहुल की नहीं? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, इनको समझ में आ रहा है सब इस बैच से? हाँ आ रहा है। ये कामचोरी तो नहीं करते हैं? कमचोरी थोड़ा बहुत करता है। ये नालायक है क्यों राहुल? ऐसा आज पकड़े गए, मम्मी कंप्लेन कर रही है, तुड़ाई होगी, यही ऑनलाइन मारपीट होगी भाई राहुल। सर डंडा निकाल के तैयार रखिए। चलो बेटा देखो, सभी लोग खूब Yes, जी sir. तोड़ मेहनत करो, क्योंकि जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, अपने घर परिवार वालों का नाम रोशन करेंगे यार, उतना अच्छा लगेगा, है ना राहुल भाई? हाँ सर। फिर से सर और बात थोड़ा करूंगा पढ़ा मैं वीडियो लीजिए कॉल सर, आधा करके। घंटा और। सर आधा घंटा Yes. और पढ़ा लीजिए। अरे एक बच्चा कह रहा है सर आधा घंटा और पढ़ा दीजिए। My aim is always to rise higher. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। विवेक भी हैं? सर आधा घंटा और सर। कौन रहा है यार ये? अरे सर अद्विक, सर अद्विक। अद्विक भाई कहाँ हो तुम? दिख नहीं रहे? नीचे सर, थोड़ा नीचे हट कर दिया ना। लोग को हटा दे हैं तो तो जरा हमें निकालो मत। हाँ नहीं विवेक आप हो। विवेक कहाँ से हो आप? पुणे सर। पुणे से हैं विवेक पढ़ाई करते हैं मैम? मैम सर करता है पर फिजिक्स थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। और आज ही फर्स्ट क्लास है। आज फर्स्ट क्लास का फर्स्ट डे है आज विवेक तुम्हारा पहला क्लास है? हाँ जी सर। अभी तक कहाँ थे? अरे सर एक्चुअली कल ही एनरोल करवाया था, आज का हमें क्लास का शेड्यूल मिला था तो आज ही ज्वाइन किया। कोई बात नहीं बेटा, जो छूट गया है उसको एक बार रिपीट और मन से पढ़ोगे भाई तो 100% समझ में आएगा। इतने सारे बच्चे हैं, सबको समझ में आ रहा है, पूछो इन लोगों से। सुजल भाई क्या हाल चाल है? Yes sir. हमारी तो आवाज ही नहीं आ रही है सुजल। अद्विक सर कह रहा हूँ आधा 1 घंटा और ले लीजिए। आधे घंटे और पढ़ा दें? हाँ जी सर। Yes sir. I also want more class. I Yes, also बेटा want more class. मैंने भी टीम Yes, से sir. बोल रखा है कि मेरी जो वीक में एक ही क्लास हो रही है इसको बढ़ाया जाए, लेकिन पता है ये शेड्यूल वाला काम हम लोग के हाथ में नहीं होता है। हम लोग केवल कह सकते हैं, लेकिन वो बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, अभी कितनी क्लासेस रखनी है वो ऊपर लोग देखते हैं। तो मैंने हाँ, हालांकि सर, बोल हाँ। रखा है कि मेरी क्लास को बढ़ा दिया जाए। और कुछ बच्चे तो देखो जैसे ही 90 मिनट्स होते हैं रोना शुरू कर देते हैं, सर एंड करिए। No sir, we are not like that. Like Ah, at least I good. am not like that. बिल्कुल यही होना चाहिए और यही स्पिरिट होनी चाहिए सन्निधि बेटा। इसी स्पिरिट से Yes, आप sir. लोग आगे टॉप करोगे और मैं भी पूरी एनर्जी देता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं, है ना? Sir, I want my name in leaderboard, but it never comes. देखो लीडर बोर्ड में नाम आना या ना आना, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप आंसर निकाल लेते हो, भले आप 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट बाद निकालो, कोई दिक्कत नहीं है।
बेटा एक्यूरेसी है। Yes. लीडर बोर्ड में तो कई बार कुछ लोग मतलब समझ रहे हो ना, अंदाजा मार के भी आ जाते हैं कि Yes. क्वेश्चन आया नहीं कि खट से उन्होंने एकदम जय मां भद्रकाली सी टिक किया और तुरंत वो टॉप पे आ गए हैं। वो वाली बात भी कई बार हो जाती है, बट आपको अगर नॉलेज है तो आप जरूर आगे जाओगे। ठीक है, नॉलेज हमेशा गेन करो, इससे कोई फर्क नहीं Thank you, पड़ता। sir. Thank you, sir. वीडियो Thank कॉल you, पे sir. तो आप आ ही गए हो सामने, अब तो आपको पूरा देखो, सारे बच्चे पूरा इंडिया देख ही रहा है आपको, है? Yes, sir. चलो, But बहुत my बढ़िया। aim is that after ICSE, after I become the topper, then you will again ask me in video calls. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, आप टॉप करिए। हम लोग जो है कभी भगवान चाहेंगे तो फिर मुलाकात भी होगी, है ना? तो आद्विक भाई कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी सर। नहीं सर, सर पिछले क्लास तो काफी बोल लिया था। खूब बोल लिया है आद्विक, खूब फेमस हो गए हो बैच में तुम। बहुत ज्यादा ही हो गया सर। हाँ, मैंने देखा चैट में तुम्हारा नाम चलता रहता, हमसे ज्यादा तो तुम्हारा नाम चलता है चैट में। अरे सर, चलो ठीक है बच्चा। सन्निधि, सर हाँ बेटा बताओ विवेक। ये जो भी आप जो न्यूमेरिकल्स है वो सब कुछ होते हैं, वो आप आईसीएसई बुक से देते हो कि बाहर कोई एनसीईआरटी और उसके बाद वैसे उनमें नहीं से बेटा देते देखो, हो? आप लोगों के बैच में मैं जो भी क्वेश्चंस कराता हूँ ना, वो आपकी एनसीईआरटी बुक से नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपकी स्पेसिफिक आईसीएसई की जो बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं थोड़े से अलग लेवल के भी ले आता हूँ, है ना, लेकिन क्वेश्चंस वही लेवल है जो आपके एग्जाम में आएगा। कभी कभी थोड़ा हाई लेवल भी जाते हैं, कभी कभी लो लेवल भी लाते हैं। कारण यही है कि हर तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, और जैसा मैं करा रहा हूं अगर वैसा आप 100% कर लोगे तो 100% मार्क्स आपके आ सकते हैं। और आप ही लोगों में से पढ़ने वाले बच्चे बेटा, अभी जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना 99%, 99.5%, 99.8%, और हो सकता है अगर आप लोगों ने और मेहनत कर ली तो 100 में से 100% बच्चे नंबर लाएंगे इसी बैच से। देख लेना, इसी विक्ट्री से पूरी उम्मीद है कि 100% मार्क्स भी आ सकते हैं इसी आईसीएसई से। तो विवेक बेटा, सिर्फ आप मेहनत करो ईमानदारी से, हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ हैं, पूरा सपोर्ट हम लोग की तरफ से रहेगा, है ना? चलो सुजल, आपकी बेटा आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, हाँ अब आ रही। बोलिए सर। कहाँ के रहने वाले हो सुजल? बुलढाना, चिखली, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रहने वाले हो, तो पढ़ाई कैसी चल रही है? समझ में आ रहा है फिजिक्स? सब हाँ सर। बढ़िया। हम वैसे तो स्टेट बोर्ड के हैं, क्या कह रहे हो बेटा? लेकिन आईसीएसई फाउंडेशन। हम वैसे स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र के हैं, अच्छा लेकिन आईसीएसई करते हैं। अच्छा, आप स्टेट बोर्ड से हो बट आईसीएसई में तैयारी करते हो क्योंकि यहाँ पे कंटेंट का लेवल ज्यादा है, इस वजह से। यस सर, यस सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस, है ना? अपने बोर्ड्स पर भी ध्यान देते रहना, और यहां से तो आपको डिटेल्ड नॉलेज मिल ही रहा है। ये आपके लिए आगे के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जब आप जेई और नीट की तैयारी करोगे तब आपको याद आएगा यार शैलेन सर ने क्या गजब का पढ़ाया था, है ना? यस सर। चलो खूब मेहनत Yes, sir. करो बच्चा, ऑल द बेस्ट। ठीक है भाई, तो आप में से बहुत सारे बच्चों से, देखो इतने सारे बच्चों से वीडियो कॉल पर बात हो गई है ना? और जाते जाते आप सभी को एक शायरी भी सुना देते हैं यार, है? जाते जाते, शायरी नहीं है, कविता है ना? मंजिलें लाख कठिन आए, मंजिलें लाख कठिन आए, गुजर जाऊंगा। मंजिलें लाख कठिन आए, गुजर जाऊंगा, हौसला हार कर बैठूंगा तो मर जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अपना हौसला बुलंद किए हुए हो तो आप 100% जीतोगे। आपको कोई हरा नहीं सकता है, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको हरा दे। ठीक है, हम लोग 100% यहां पर मेहनत करते हैं, आपको भी 100% मेहनत करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। और अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो मुझे पूरा पता है आप टॉप करोगे। आप लोगों ने रेडियंट में भी मेहनत किया था, आप लोग विक्ट्री में भी मेहनत करोगे और टॉप करके दिखाओगे, ये मेरे को पता है। राइट? सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, चलते हैं, मिलेंगे फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।